अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। तो आज जो है पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। इसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराना है जो वीडियो के मैं आखिर में कराऊंगा। अच्छा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आज आपको बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे स्पीड और उसके बाद एवरेज स्पीड, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद आखिर में न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पीड का कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है लेंथ वगैरह में। तो इसको ज़रूर समझिएगा क्योंकि आगे मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन समझानी है जिसके लिए ये टॉपिक आपको समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। तो चलो आओ इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास स्पीड होती क्या है, इस चीज़ को समझो। देखो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया पर यूनिट टाइम में, ये आपके पास स्पीड है। बिल्कुल इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया पर यूनिट टाइम में, ये आपके पास स्पीड है, ठीक है। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि टोटल डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो टोटल टाइम में, उसको अगर डिवाइड करा दो टाइम को तो आपके पास एक स्पीड आ जाएगी। अब इसको ज़रा इधर समझ लो, ये होता क्या है, स्पीड बनती कैसे। आप एक ए पोजीशन पर हो, ठीक है। एक स्टूडेंट है आपके पास जो कि ए पोजीशन पर है। अब वो जाना चाहता है बी पोजीशन पर। वो ए पोजीशन पर है, वो जाना चाहता है बी पोजीशन पर। बी पोजीशन यहाँ है। अब वो बी पोजीशन पे जाएगा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से वो यहाँ पर आ जाएगा फिर बी पोजीशन पर पहुँचकर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये वो पाथ है जो वो कवर करेगा। पाथ यानी रास्ता, ठीक है। ये वो पाथ है जो वो कवर करेगा ए से बी तक जाने के लिए। अब ए से बी तक जाने के लिए उसे कुछ टाइम भी चाहिए होगा, जिसे आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम भी होगा, जिसे आप बोलोगे टी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया टोटल टाइम में, वो उसकी स्पीड है, ठीक है। कितना तेज़ी से उसने जो है वो कवर किया ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, वो इसकी स्पीड है। अच्छा, स्पीड ज़्यादा या कम कैसे होगी, समझ लो ये डिस्टेंस 10 मीटर का है। 10 मीटर का डिस्टेंस है। पहले उसने ये डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, ठीक है। जब उसने पहली बार ये डिस्टेंस कवर किया तो वो 10 सेकंड में किया, लेकिन जब उसने दूसरी बार ये डिस्टेंस कवर किया तो अब उसने 5 सेकंड में किया। तो जब उसने 10 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर किया तो उसकी स्पीड थी कम, ठीक है। लेकिन जब उसने वही डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, यानी 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, तो उसकी स्पीड हो गई ज़्यादा। समझ गए। तो आप अगर फॉर्मूले में भी डालो तो बात समझ में आ जाएगी कि 10 ऊपर रखो 10 नीचे, तो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है। लेकिन आप अगर 10 ऊपर रख रहे हो 5 नीचे रख रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी बात समझ आ रही है कि अगर टाइम आपके पास कम होता जाएगा तो स्पीड आपके पास बढ़ती जाएगी, या अगर डिस्टेंस आपके पास बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी क्या है तो डी आपके पास आप हमेशा बताएंगे डिस्टेंस, और ये एस आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है ये, ठीक है, स्पीड है। वी से इसको डिनोट ना कीजिएगा, एस से ही करा करिए ताकि आपका जो है वो समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई। स्पीड क्या है, कहते हैं ना स्पीड बढ़ाओ। इसका क्या मतलब होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो कम टाइम में, कहते हैं ना। और कहते हैं स्पीड कम हो गई, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा बल्कि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ये होती है आपके पास स्पीड का बढ़ना और कम होना। तो अब इसको आ जाओ आगे वाली चीज़ समझ लेते हैं। इसको इससे समझ लेते हैं जो हमने बुक के मुताबिक डेरिवेशन लिखी है। स्पीड इज़ अ मेजरमेंट। स्पीड क्या है, एक मेजरमेंट है, बिल्कुल सही बात है। स्पीड एक मेजरमेंट है ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ से आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था, ए पॉइंट से बी तक गया हूँ मैं, है ना, यानी ए पॉइंट से देखना शुरू किया मैंने चीज़ों को। बेशक ये ए पॉइंट पे भी तो कहीं और से चलकर आया होगा ना, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखनी ये कहाँ से आया। हमें हमारा रेफरेंस पॉइंट ए पे रखना है। ए से शुरू करेंगे हम काम को, बी पे लाके ख़त्म करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट वो जहाँ से हम चीज़ को स्टडी करना शुरू करें, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट। तो कहते हैं स्पीड आपके पास वो चीज़ है कि आप चेक करो कि कोई चीज़ कितना तेज़ी से मूव कर रही है रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। कह रहे हैं ना टू अ रेफरेंस पॉइंट तक, या से। इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। स्पीड के लिए आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास
डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एन इज कंसीडर्ड अ मैग्नीट्यूड और सिंगल स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के अंदर सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए यानी क्या स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा आपको उसके अंदर यूनिट चाहिए होता है, क्योंकि यूनिट के बगैर आप नहीं बता सकते। तो स्पीड का यूनिट आपके पास क्या है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज, अच्छा ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई में है, इन एसआई वो है आपके पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर से एस से मुराद सेकंड है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने सेकंड में, ये आपके पास स्पीड हो गई। अच्छा, अब आपको स्पीड अच्छी तरह समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं इसकी और टाइप्स को। अच्छा, स्पीड में आपके पास इसकी डायमेंशन भी देख लो, इसकी डायमेंशन भी देख लो। इसकी डायमेंशन होती है, यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन देख लो, एस डी अपॉन टी है ना। तो d की डायमेंशन क्या होती है l, और t की डायमेंशन क्या होती है आपके पास कैपिटल T। ठीक है, टाइम, तो उसको ऊपर ले जाओ l t और स्क्वायर ब्रैकेट में t को ऊपर लाओ तो इन्वर्स हो गया। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। इसको याद भी चाहो तो रख लो, लेकिन समझ लो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और बाकी आप समझ गए ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आ जाओ एवरेज स्पीड समझते हैं। ये बड़ा ही बच्चों को प्रॉब्लम करता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, जब आप कोई डिस्टेंस कवर करोगे तो कभी आप ज़्यादा तेज़ी से चलोगे, कभी आप हल्के चलोगे। तो हम क्या करते हैं एवरेज में कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। समझ में आ गई ना बात भाई। जब आप एवरेज स्पीड को इस तरह याद रखो कि जब आप डिस्टेंस कवर करोगे तो कभी ज़्यादा तेज़ी से डिस्टेंस कवर करोगे, कभी तेज़ चलोगे, कभी हल्के चलोगे। लेकिन एवरेज में आप क्या करते हो, आप सिर्फ टोटल डिस्टेंस देखते हो, टोटल टाइम देखते हो, उन सबको डिवाइड करा देते हो, तो आपके पास एवरेज आ जाता है कि यानी आप हर सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे थे। अब मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन से समझाऊंगा क्योंकि मैंने कर्व बनाया तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप ए पोजीशन पर थे, इससे आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। आप बी पोजीशन पर गए, ठीक है, ए से बी जाने के लिए कभी आप टोटल डिस्टेंस आपके पास है 50 मीटर का। ठीक है, टोटल टाइम आपके पास है, टोटल टाइम बता रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस बता रहा हूँ, टोटल टाइम आपके पास है 10 सेकंड का। ठीक है, तो कभी आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कभी आपने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कभी आपने जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और कभी आपने सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। ठीक है, ये देखो 50 हो गया ना ये आपका। अच्छा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में लगा आपको 5 सेकेंड, और 20 मीटर का डिस्टेंस आपने कवर करने में लगा आपको 2 सेकेंड, और सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड लगा। तो देख रहे हैं, कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है, कभी आपकी स्पीड कम हो रही है, कभी आपकी स्पीड कम हो रही है, कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको जो है मुश्किल होगी। तो आप क्या करोगे, आपकी जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसको लिख लोगे, जितना भी टाइम आपने लिया, ये देख लो 2 2 4 और 1 5, और 5 + 10 हो गया ना, तो डिस्टेंस, तो टाइम आपका 5 सेकेंड हो गया। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस उठाओगे 50 और टोटल टाइम से डिवाइड करा दोगे, तो आपका आ जाएगा एक एवरेज आ जाएगी। एवरेज यानी टोटल आपने कितना कवर किया। तो ये आएगा आपका नहीं, 5 नहीं आएगा, ये आता है 2 पर। मैं इसको कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गई 5 सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपकी जो हर सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर का किया। ये क्या बता रहा है एवरेज, कि हर मिनट में या हर सेकंड में, यहाँ सेकंड लिए ना, तो हर सेकंड में जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर का कवर किया। तो हर बार अलग अलग आ रहा था आपके पास। देखो 1 सेकंड में कभी 5, 2 सेकंड में 20, यानी आपकी स्पीड अलग अलग आ रही है। जैसे अगर ए से लेकर बी से बना लो, ए से बी ले लो,
बी से सी ले लो, सी से डी ले लो और फिर डी से ई ले लो। तो ए से बी आपकी स्पीड कुछ और थी, बी से सी आपकी स्पीड कुछ और थी, सी से डी आपकी स्पीड कुछ और थी, डी से ई आपकी कुछ और थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट ए से बी का डिस्टेंस लिया और ए से ई का डिस्टेंस लिया और ए से ई का टाइम लिया, उन दोनों को डिवाइड करा दिया, आपके पास एक एवरेज आ गया। यानी जो चीज़ बार बार तब्दील हो रही थी आपने उसको तब्दील करना बंद कर दिया, आपने बस ये बता दिया कि हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। याद रखना ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर अलग टाइम में अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसलिए ये कांस्टेंट तो नहीं हुआ। अगर कोई एवरेज स्पीड पूछ ले क्या होता है, आपने बताना है कि एवरेज स्पीड हमारे पास ये होता है कि जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस था उसको हम जब टोटल टाइम से डिवाइड करा दें तो हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसमें आप कांस्टेंट नहीं कह सकते इसे, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट में तो हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर होगा, जो कि आप अगर ड्रॉ भी करोगे तो ऐसे ही रहेगा। चलो अब आ जाओ करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। ये आसान है, चलो यूनिफॉर्म स्पीड करते हैं। तो भाई आप लोगों को मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड कराने से पहले बता दूं कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, ग्रुप की फ़ीस आपके पास 2000 है। ठीक है, साल में सिर्फ एक बार देनी है ये फ़ीस। इसमें आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, इसके अलावा ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF, गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, सब कुछ मिल जाएगा और नोट्स भी आपको सारे मिलेंगे और बुक के भी तमाम PDF मिल जाएंगे। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। अब आ जाओ यूनिफॉर्म को पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद वेलोसिटीज आ जाएंगे। भाई देखो यूनिफॉर्म स्पीड सेम है, आप ए से बी तक मूव करके गए। ठीक है, आप ए से बी तक मूव करके गए, ये एक बच्चा है जो ए से बी तक मूव करेगा। ठीक है, ये बच्चा एक ए से बी तक मूव करेगा। इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इसको ई कर लो, इसको करो बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई कर लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास डी इक्वल टू 10 मीटर का है। ठीक है, और टोटल टाइम आपके पास कितना है, टोटल टाइम आपके पास है 20 सेकेंड का। ठीक है, 20 सेकेंड का। तो हर 1 2 3 4 है ये, इसको 8 कर लो और टाइम को 4 कर लो। ये 8 मीटर का आपके पास टोटल डिस्टेंस है और 4 सेकेंड का आपके पास टोटल टाइम है। तो हर एक सेकेंड में आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, हर एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, हर एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, हर एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस। तो जब आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे जा रहे हो तो इसको आप कहते हो यूनिफॉर्म स्पीड। यानी आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, ना ही कम हो रही है, बल्कि एक जैसी ही आ रही है। जब आप ए से बी आए, एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आप बी से सी गए, आपने देखा एक सेकंड में आपने फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सी से डी गए, यानी सी प्लेस से डी प्लेस पर गए, फिर आपने देखा कि आपने एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर आप डी से ई गए, फिर आपने देखा कि एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये आपके पास हो गई यूनिफॉर्म, यानी आपकी स्पीड नहीं बदल रही। अब देखो यहाँ स्पीड बदल रही थी, यहाँ 2 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 15 मीटर, 2 सेकंड में 20, यहाँ 2 में 10 था, यहाँ 2 में 20, तो स्पीड चेंज हो रही थी यहाँ पर। लेकिन आपने इसका एवरेज निकाल लिया, एवरेज यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से डिवाइड, और हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये आपके पास आ गया, जो कि 5 मीटर पर सेकंड आया था। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, यूनिफॉर्म तो समझ गए, इंस्टेंटेनियस को समझ लो। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी इंस्टेंट पे निकालना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ा सा ना ये कर्व हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, इसको बेहतर करके बनाते हैं ताकि समझने में मुश्किल ना हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी बिल्कुल छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस कवर करना, बिल्कुल छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस कवर करना, ये आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कोई भी पूछ ले इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, आपने कहना है
कि आपके पास बिल्कुल छोटा सा टाइम है, उस छोटे से टाइम में आपने कोई डिस्टेंस कवर किया है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। टाइम यानी कितना छोटा, 0.1 मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड, सेकेंड भी नहीं बोल रहा हूँ, मिली सेकेंड में चला गया हूँ। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया, 0.2 मिलीमीटर। तो इतना छोटा डिस्टेंस इतने छोटे टाइम में कवर करोगे तो ये इंस्टेंट हो जाएगा, यानी बिल्कुल मामूली से टाइम में, बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस। इसको लिखते ऐसे हो आप, लिमिट। अब लिमिट का मतलब क्या है कि टाइम आपके पास ज़ीरो के बराबर है, यानी ज़ीरो के करीब करीब है, बराबर पूरा ज़ीरो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपके पास 0.11 रुपीज़ है, तो कितने रुपए हुए आपके पास? आप बोलोगे सर ज़ीरो ही हैं, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कुछ। मैं बोलूँ कि पेट्रोल महंगा हो गया है, पहले पेट्रोल था 210 रुपये का, अब हो गया है 210.1, तो कितना इजाफा आया? बोलोगे सर ज़ीरो, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे पहले भी 200 देने थे, अब भी 200 ही देने होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ गया, लेकिन देने 200 ही पड़ेंगे। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, लेकिन इसमें आपको 1 लीटर मिलेगा, इसमें आपको कभी भी 1 लीटर नहीं मिलेगा, इसमें कभी भी 1 लीटर नहीं मिलेगा। बड़ा तो है लेकिन बिल्कुल छोटा सा हिसाबा हुआ है, तो वो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इतने इजाफे से, तो इसलिए आप उसको ज़ीरो कहोगे। लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं है, इस छोटे से फ़र्क में छोटा सा डिस्टेंस भी कवर होगा, तो उस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने को आप कहोगे इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इसको लिखते हो आप डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर बेसिकली लिमिट है, वो है, डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका लिखा जाता है। v इसे लिखा जाता है, s इसे नहीं लिखा जा रहा होता, इसकी ख़ास वजह है v लिखने की, क्योंकि ये इंस्टेंट है इसीलिए। तो यहाँ पर इसे s लिखते हैं, लेकिन यहाँ इसे v लिखा जाता है क्योंकि ये चीज़ s हो जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्पीड के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट शुरू होंगे। स्पीड समझ आ गई, वेलोसिटी भी सेम ही चीज़ है, बस उसमें आ जाती है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन आ जाती है, एक डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कवर करते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, हम सिर्फ स्पीड नहीं पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी और उसके टाइप्स को भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में और किस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है। स्पीड में सिर्फ ये है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में ये है कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, विथ डायरेक्शन, ये आपके पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसको ज़रा देख लो किस तरह से बात हो रही है, अभी थोड़ी सी बात फ़ौरन समझ में आ जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी को अच्छी तरह समझना क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है आगे। अच्छा देखो, ये हो आप ए प्लेस पर, फिर वही ए प्लेस पर आप हो और बी प्लेस पर गए। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी तो आप स्ट्रेट लाइन में गए थे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया था, लेकिन वो मैंने समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत कर्व भी आ रहा है, अगर आप देखो तो, चाहो तो देखना। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये डिस्टेंस ही था। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा बहुत कर्व भी दिखाया है, ठीक है। ये समझाने के लिए स्ट्रेट बनाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर का। यूनिट भी सेम रहता है स्पीड और वेलोसिटी का। अगर कोई पूछ ले कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या चीज़ सेम है, तो यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इसकी नेचर्स भी अलग, नेचर अलग अलग है। ये वेक्टर नेचर है, ये स्केलर नेचर है, ये वेक्टर नेचर है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? टाइम आपने लिया यहाँ पर 5 सेकेंड का, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v = d/t, s नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। v वेलोसिटी के v से लिया गया है और d यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये t क्या है? ये t आपके पास टाइम है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कितने टाइम में, ये आपके पास हो जाती है वेलोसिटी। याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मीन इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका सूटेबल यूनिट भी होगा, और एंड में आखिर में इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी कि किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। और याद रखना, वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट लाइन में होती है। वेलोसिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, एक सीधा डिस्टेंस कवर करती है, एक सीधा पाथ कवर करती है। ये बात यहाँ आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसको पढ़ देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो, इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, और उसकी पोजीशन चेंज हो टाइम के साथ, यानी वो ए पर हो और बी पे चला जाए, या पहले यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर बी पर आ जाए। बट हाउ फास्ट इज द चेंजिंग पोजीशन चेंजिंग विद टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन? टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसे कहते हैं वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल यही चीज़ है जो एवरेज स्पीड थी। इसको भी मैं अभी बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो जब आप आगे की तरफ मूव करो, कितना तेज़ी से आपने मूव किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास आपकी वेलोसिटी है। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आप लेफ़्ट की तरफ मूव करें या राइट की तरफ मूव करें, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, GRAPH ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझो। ये बार बार थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ जा रही हैं चीज़ें, नीचे की तरफ करके बनाते हैं इसको थोड़ा सा। मैं असल में इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजता हूँ ना, तो इसीलिए मैं इसको बहुत एहतियात से करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, GRAPH। आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, सारा लेक्चर आपके सामने ही होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है। पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ क्या बता रहा है। जब भी वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो टाइम को आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, ठीक है। टाइम आपका एक्स एक्सिस पे आ गया, और वाई एक्सिस पे आपका आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, अब ये पहला वाला ग्राफ किस तरह का दिया हुआ है। पहला वाला ग्राफ है आपके पास इस तरह का। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि बेशक टाइम चेंज हो रहा है, यानी टाइम की वैल्यू बदल रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। जहाँ पर डिस्टेंस है वहीं पर है। तो आपके पास ये ज़ीरो वेलोसिटी हो गई, ज़ीरो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ टाइम बढ़े जा रहा है। चीज़ रुकी हुई है, चीज़ यहाँ पर आके रुकी थी, समझ लो 4 मीटर के डिस्टेंस पर आके रुक गई थी, वो अभी भी रुकी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो ज़ीरो वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब दूसरा ग्राफ देखो, इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। टाइम और डिस्प्लेसमेंट डी से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम को टी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आ रही है एक स्ट्रेट लाइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जितनी तेज़ी में डिस्टेंस कवर हो रहा है उतनी ही तेज़ी में टाइम भी चेंज हो रहा है। यानी देखो, जब भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए ग्राफ में, समझ लो चीज़ कांस्टेंट आएगी आपके पास। ये देखो, अब इसको डिवाइड करोगे तो रेशो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आएगा। इसका क्या मतलब है? हर बार आपके पास जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो इससे ये बात पता चल गई कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी जो भी चीज़ मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें कोई भी चेंज, तब्दीली वाकई नहीं हो रही है। अब आखिरी ग्राफ, तो ये आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए ग्राफ में, इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि चीज़ ज़ीरो है। अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आती तो भी वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो रहती, लेकिन जब इस तरह की स्ट्रेट लाइन आए कि वो एक्स एक्सिस में भी कुछ बढ़ रही हो
और वाई एक्सिस में भी बढ़ रही हो, ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट यूनिफॉर्म होता है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्म आता है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि पहले टाइम जो है वो बढ़ रहा था, है ना, पहले टाइम बढ़ रहा था, डिस्टेंस कम कवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम से टाइम कम बढ़ रहा है। यहाँ पर टाइम तेज़ी में बढ़ रहा था और फिर 2 सेकंड जब आया, जब 2 सेकंड आया तो फिर टाइम हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो गया और डिस्टेंस एकदम से तेज़ी से बढ़ गया। यानी जो भी चीज़ है वो अब डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है और टाइम हल्के बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, और गाड़ी हल्के हल्के चल रही है तो वेलोसिटी कम आएगी, लेकिन आपने एकदम से एक्सीलेटर दबा दिया तो गाड़ी तेज़ी में आगे जाने लग जाएगी, लेकिन टाइम तो वही अपने स्पीड से चल रहा होगा जिस स्पीड से चल रहा था। तो यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है, टाइम वही 1 2 3 करके बढ़ रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस बहुत तेज़ी में बढ़ गया। पहले 2 मीटर था, अब डायरेक्ट 2 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया आपके पास। तो इस तरह से तब्दीली आना वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, ये वेरिएबल वेलोसिटी कि टाइम आपके पास हल्के बढ़ रहा हो और डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पे करते हैं बकिया। एक न्यूमेरिकल भी है जो कि मैंने आपको इसके बाद समझा के करा देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया है एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो एवरेज स्पीड का था। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज RAG, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल वही चीज़ है। अब इसको फिर मुझे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए A और B, ठीक है, ये इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पे चला गया, और ये B E होगा ये, ठीक है, B C D और ये E। तो डिस्टेंस टोटल कवर हुआ आपके पास कितना, 50 मीटर का, और टाइम आपके पास कितना लगा टोटल, 10 सेकंड का। पहले आपका डिस्टेंस कवर हुआ वही 10 मीटर का और फिर 2 सेकंड में कवर हुआ। फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सेम है यहाँ से, ये भी सेम है यहाँ से, बल्कि लिख ही देता हूँ ना जब इतना लिख रहा हूँ तो। 15 मीटर का 5 सेकंड में कवर हुआ, 20 मीटर का 2 सेकंड में कवर हुआ, 5 मीटर का 1 सेकंड में कवर हुआ, ठीक है। तो आपके पास हर सेकंड में, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा था। आपने क्या किया, आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया 50 सेकंड, उसको डिवाइड करा दिया टोटल टाइम से 10 सेकंड से, तो आपके पास एक वेलोसिटी बनी जो कि एवरेज आ गई। यानी आपने टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कि आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। आपके पास हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा था अलग अलग टाइम पर, लेकिन आपने क्या किया, आपने टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया उस सबको लिया और टोटल जितना भी टाइम लगा वो सब लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके पास एक वेलोसिटी आई जो कि थी एवरेज। अच्छा, एवरेज में मैंने यहाँ पर एक गलती की थी और यहाँ भी करी है सेम, कि छोटा सा ना AVE लिखा जाता है, तो यहाँ पर इस मिस्टेक को सही कर लो, छोटा सा लिखा जाता है AVE, एवरेज, छोटा सा करके, समझ गए, ये एवरेज है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने कि AV, अच्छा G है, G लिए, E नहीं है, G है, अपनी मर्जी है, G लगाओ A लगाओ, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इसको इन्होंने ऐसे लिखा है, अब ये क्या है ये बता देता हूँ मैं, कि डेल्टा R और डेल्टा T। अब इसे आप वेक्टर की फॉर्म में लिखो, वेक्टर की फॉर्म में ये से कैसे लिखा जाएगा, इसी वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में लिखो, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाएगा कि AVG इक्वल टू, तो ये डेल्टा है ना, इसे डेल्टा, अब डेल्टा ही लिखा जाएगा दोबारा फिर, हाँ डेल्टा ही लिखा जाएगा, कि R यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ करोगे आप,
डी यूज़ नहीं करोगे, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं मुख्तलिफ फार्मूलों में। तो ये एक्स एक्सिस वाला आ गया और टाइम, और ये आ गया आपके पास आई प्लस डेल्टा आर वाई जे, यूनिट वेक्टर है जे। जे देखो डायरेक्शन बता रहा है ना, एक्स, ये आई आ रहा है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये जे आ रहा है तो इसका मतलब है वाई डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें जेड एक्सिस नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा जेड एक्सिस इसके अंदर? क्योंकि आपके पास जेड एक्सिस है ही नहीं इसमें, ये 2 डायमेंशनल है चीज़, 3 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए वी जी, ये क्या आ गया आपके पास, वी ए वी जी एक्स एक्सिस में प्लस वी ए वी जी वाई जे एक्सिस में। ठीक है, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है आपके पास। तो ये आपके पास आ गया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का कौन तरीका, कि आप इसे वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, अब आगे ज़रा चलते हैं, आगे समझते हैं, अपनी चीज़ों को आगे के लिए सॉल्व करते हैं। अब इंस्टेंट का आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड वही है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। अच्छा, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस समझते हैं। अच्छा, इन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई नहीं है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई नहीं है, लेकिन मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा देता हूँ आपको। ये दिया हुआ नहीं है इन्होंने, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही होती है कि आपने कितना जो है वो वेलोसिटी आपकी कितना जो है वो बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ पे लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो कर लो, ज़ीरो, कितना आपके पास जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ पर यूनिट टाइम में, बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस आपके पास कवर हुआ बिल्कुल छोटे से टाइम में, ये आपके पास हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए। अब आपका शुरू होता है यहाँ से न्यूमेरिकल। तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यहीं मिटा देता हूँ और इसी में न्यूमेरिकल डाल देता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम वगैरह देखिएगा जो बराबर में आ रही है, उसी से समझ में आएगी बात। अच्छा, तो देखो कहते हैं यहाँ पर अ टर्टल, यानी एक कछुआ। आपने देखा ना कछुआ किस तरह का होता है, तो एक टर्टल है। अ टर्टल स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ v नॉट इक्वल टू 10। एक टर्टल है, ज़ीरो से शुरू करता है, ओरिजिन का मतलब है ज़ीरो, और इस स्पीड से यानी v नॉट की स्पीड से वो मूव करने लगता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर कवर करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बनाता है वो 25 सेकेंड और 25 डिग्री का टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में। अब कैसे समझाना है इसको ज़रा देखो, ये न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया ना, इसको देख लो। अब ये ग्राफ है आपके पास, वर्क एग्जाम्पल 2.2 है हमारे पास, WE 2.2, 2.1 इससे पहले थी। अच्छा, ये आपके पास आपका y एक्सिस, ये आपके पास आपका x एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट पाथ है और यहाँ से ये x एक्सिस आ गया, ये डॉटेड लाइन जो बना रहा हूँ ये इसका y कंपोनेंट आ गया। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंपोनेंट निकालना सीखे थे। ठीक है, ये इसका y कंपोनेंट आ गया और ये इस लाइन पर इसका x कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक से बना देता हूँ इसे, ये y कंपोनेंट आ गया। अच्छा, y कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपके पास पोजीशनें क्या आ रही हैं। ठीक है, टर्टल के लिए मैं ये एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, इसका छोटा सा मुंह बना देता हूँ। ये आपका चलो टर्टल हो गया, ये टर्टल हो गया। अब इस टर्टल ने एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाया, जिस एंगल को कहा गया है 25 डिग्री। तो कहा था ना डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है कि ग्राफ में कितना ऊपर होकर स्लोप बनाकर आप जा रहे हैं, ये डायरेक्शन होती है। देखो ये एक्स एक्सिस पे होता तो स्लोप 0 होता, लेकिन इसने कुछ
कर्व कर कुछ अपने आप को उठा लिया जाते वक्त, तो ये एक डायरेक्शन में गया, ठीक है। अच्छा, कवर क्या कर रहा है, पोजीशन आर कवर कर रहा है ये, ठीक है, पोजीशन आर कवर कर रहा है ये, या इसको ये भी कह रहे हैं पोजीशन डी कह रहे हैं, सही है, ठीक है, एक डी कवर कर रहा है, बेशक ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका एक्स कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे, हमने पीछे निकालना सीखा था, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने सीखा था ना, याद होगा आप लोगों को, तो वो यहाँ पर लगेगा। अगर आपने इससे पहले वाला जो टॉपिक है नहीं पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वो ज़रूर पढ़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, उसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये उसी की मदद से हो रहा है, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें मैंने ये पढ़ाया है। तो ये कैसे निकलेगा, ये हो गया आपके पास d इज इक्वल टू डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, d इज इक्वल टू वी नॉट टी, है ना, यही आएगा ना, डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद x, ये y कंपोनेंट है आपके पास, देखो ये y एक्सिस पर ना, ये y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट कैसे निकलेगा, इसको d नॉट लिख, बल्कि d ही लिखो, इसे d लिखो, y कंपोनेंट ऐसे निकलेगा। y क्या है, यहाँ पे d क्यों नहीं लिख रहा मैं, d नॉट क्यों नहीं लिख रहा, या dx क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि d खुद भी डिस्प्लेसमेंट है और y भी डिस्प्लेसमेंट है, तो d की जगह मैं यहाँ y लिख रहा हूँ, या आप चाहो तो यहाँ d भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू d साइन थीटा, ये आपके पास y कंपोनेंट आ गया। x कंपोनेंट निकालना है तो x इज इक्वल टू d कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो याद रखना y आपके पास बराबर होगा dy के, जैसे आपने पीछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझा था, x बराबर होगा dx के। अगर इसको थोड़ा मुश्किल हो रही है ना समझने में तो समझ लो इस तरह से। अच्छा, अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, हमें पता है, पहले वाले स्टेप में क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्टल 10 सेकेंड लेटर। आपने कोऑर्डिनेट पता करने हैं टर्टल्स के। कोऑर्डिनेट से यहाँ पर ये मुराद है कि आपने बेसिकली वेलोसिटी का जो x और y कंपोनेंट है वो पता करना है, या इन्होंने कोऑर्डिनेट कहा है ना, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आया है, ये चीज़ आपने पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, टोटल वेलोसिटी अगर पता करना चाहो तो vx प्लस vy, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो कि आता है आपके पास, आप पता कर सकते हो, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ x कंपोनेंट पता करो और y कंपोनेंट, क्योंकि वो कहना है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है सिर्फ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, v नॉट x इक्वल टू, ठीक है, v नॉट x इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, ये vx कह लो या v नॉट x कह लो, वो इसी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ x कंपोनेंट है, चाहो तो यहाँ लगा लो, नॉट लगा। अच्छा, अब y कंपोनेंट, x कंपोनेंट पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। अच्छा, गिवन डेटा में याद रखना आपको एंगल जो दिया हुआ है वो 25 डिग्री का दिया हुआ है, आपको v नॉट जो दिया हुआ है ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है जो कि आपके पास है v नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v नॉट x निकल आएगा यहाँ से, v नॉट क्या है आपके पास 10 cos 25, सबसे पहले cos 25 कैलकुलेट करिए, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी आपके पास। चलो cos 25 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता हूँ क्योंकि cos 25 कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। अच्छा, तो इसको मैंने अब कैलकुलेटर में रखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ डिग्री लिखा हुआ हो, ठीक है। तो cos 25 तो आ रहा है 0 पॉइंट, थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ मैं ताकि ये बड़ा जवाब नज़र आए, 0.906, ज़्यादा वैल्यूज़ ना लीजिए, कम ही ले लीजिए, 0.906। अच्छा, याद रखिएगा ये मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, बुक में इन्होंने कंपोनेंट लिख दिया है, कहा गया है कि कोऑर्डिनेट बताओ लेकिन लिखा कंपोनेंट है, तो कोऑर्डिनेट कंपोनेंट एक ही चीज़ है, वो भी x कंपोनेंट और x कोऑर्डिनेट एक ही बात है, तो इसे मैं कंपोनेंट ही लिख देता हूँ दोबारा ताकि किसी को मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अब ज़रा कैलकुलेट कर लो, 10 को मल्टीप्लाई करा दो, 10 को मल्टीप्लाई करा दो 0.906 से 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 9
9.06 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सेस में जितना डिस्टेंस, एक्स एक्सेस में जितनी स्पीड रही है वो रही है 9.06 सेकेंड। अब वाई कॉम्पोनेंट पे आ जाओ, वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट होता है वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी नॉट आपके पास वही रहेगा 10 और साइन थीटा आपके पास 25 करके आएगा। अच्छा, अब करिएगा साइन 25। देखो साइन 25 0.422 वी नॉट वाई इज इक्वल टू 10 0.422। बस इतना ही नंबर लीजिए, पूरे नंबर लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिमूव। कुछ बेहतरी कर लेते हैं, इसको साफ सफाई हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई 0.45422। तो आ रहा है ये वी नॉट वाई आपके पास आ रहा है 4.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही आ गया। अच्छा, इधर ना 3 आ रहा है, तो हमने कुछ नंबर कम लिए थे तो इसलिए 2 आया है हमारा। तो ये दोनों जवाब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। तो ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है। अब हमारा बी पार्ट आएगा। यहाँ पर बी पार्ट में क्या कहते हैं, हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड। कितना दूर टर्टल जो है वो 10 सेकेंड के अंदर मूव कर गया, ये आपने बताना है। अब इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया। इन्होंने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया, इन्होंने उसे कैलकुलेट कर कर आपको दिखाया ही नहीं। तो पहले आपने क्या करना होगा, वी नॉट एक्स की मदद से आपने एक्स निकालना होगा, फिर वी नॉट वाई की मदद से आपने वाई निकालना होगा, या डेल्टा वाई भी ये लोग कह रहे हैं ना इसे, हाँ डेल्टा वाई, और फिर उसको स्क्वायर में पुट करना होगा। अब ज़रा देखो ये कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं किया आप लोगों के साथ, इन्हें जो है वो इसे आपको करके दिखाना चाहिए था। अच्छा, तो ज़रा अब यहाँ आओ, इस कंपोनेंट को ज़रा निकालने का तरीका सीखो कि इसको उठाओ पहले। फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, v इक्वल टू एस अपॉन टी, है ना, यही है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो t को मल्टीप्लाई करा दो वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखना, इसी फार्मूले से हम x और y निकालेंगे। तो अब इस फार्मूले को x के लिए लिख दो, फॉर x कॉम्पोनेंट। तो यहाँ भी कॉम्पोनेंट का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो s बराबर है x के, v बराबर है v नॉट x के, क्योंकि x कॉम्पोनेंट की बात हो रही है ना। और तो t तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे इधर हो या उधर हो। तो t बराबर है आपके पास t के ही बराबर है, ठीक है। तो चलो ज़रा फार्मूला क्या बनता है, नाउ फार्मूला बिकम x इक्वल टू, अच्छा से डेल्टा x का है इन्होंने, जैसे डेल्टा x भी कह लो, मसला नहीं है कोई भी, डेल्टा x, ठीक है। हाँ डेल्टा x का है, डेल्टा x का मतलब ये है कि ये चेंज हो रहा है, 0 से लेकर जो x आपने कवर किया है वो कितना डिस्टेंस है, तो इसलिए इसे डेल्टा x कह रहा है। डेल्टा एक्स अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। ये है x2 ये रहा, और x1 यहाँ पर है, ये x2 है और ये 0 पर x1 है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, v नॉट एक्स टी, अच्छा याद रखना t आपके पास है 10 सेकेंड। उन्होंने कहा है ना 10 सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये बताओ। तो पहले डेल्टा एक्स पता कर लेते हैं। तो v नॉट एक्स ये रहा आपके पास 9.06 और 10, तो निकाल लो ज़रा इसको। इस बुक में बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट करी तो सीधे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और ये सेंटीमीटर आएगा, मीटर नहीं आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। उसके बाद अब फॉर वाई कंपोनेंट के लिए करेंगे, वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट। यहाँ पर अब एस क्या है, वही फॉर्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एस क्या है, वाई है, और वो भी डेल्टा वाई है। अच्छा, v क्या है, v नॉट वाई है। t क्या है,
टी ही है। और डेल्टा अगर y को समझना चाहो तो क्या है वो y2 माइनस y1, यानी यहाँ से जो शुरू हुआ है 0 से शुरू हुआ है y1 और यहाँ y2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा y आएगा। ये लो हो गया। अब नीचे तरह लिखो फॉर्मूले को, डेल्टा x इज इक्वल टू वी नॉट वाई और t, तो ये डेल्टा y आ जाएगा। तो वी नॉट वाई क्या था, ये था वी नॉट वाई, इसको याद रखना। तो 4.22 मल्टीप्लाई बाई 10 भाई। अच्छा इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, काफ़ी है ना लंबे न्यूमेरिकल्स हैं ये, छोटे मोटे नहीं होते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट करके दे दिया आपको, लेकिन ये शॉर्ट था ही नहीं। उन्होंने शॉर्ट कर दिया आपको, लेकिन वो शॉर्ट था नहीं उस वक्त भी। तो मैं भी कर सकता था, मैं बोलता भाई ये फार्मूला लगाना ऐसे आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा ये करके तो दिखा देता हूँ आपको क्या आ रहा है। इधर ही लिख देते हैं डेल्टा वाई की वैल्यू 4.22 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 42.2 सेंटीमीटर अगेन। अब आप बोलेंगे सर ये तो गलत आया, ये आया है आपके पास डेल्टा x और डेल्टा y। अगर आपको इसमें x निकालना है, अगर आपको इसमें d निकालना है, x नहीं d का है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने d कहा था ना, तो आपको मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि इसको डेल्टा x कह लो और इसको डेल्टा y कह लो, ठीक है, इसको डेल्टा x डेल्टा y। पाइथागोरस थ्योरम क्या, अब ये फॉर्मूला भी मैं बनाना सिखा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बनता है पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब ये थ्योरम पढ़ा चुका था मैं, थ्योरम में मैंने ये चीज़ें बताई थी। अब अगर आपने ये थ्योरम नहीं देखा था, चैप्टर 23 में था ये मैट्रिक के अंदर, तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम शायद समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से बना है। अब h क्या है, हाइपोटेन्यूस d है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, इसीलिए स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि मुझे d पे स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ d चाहिए। तो ये फार्मूला जो लिखा हुआ ड्राइव हो गया। अब याद रहेगा कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला कैसे बनता है, आई होप याद रहेगा। अब जो वैल्यूज़ लाए हो ज़रा पुट कर दो इसके अंदर, 90.6 और इसका स्क्वायर प्लस 42.2 का स्क्वायर। अब दो तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट कर लो कैलकुलेटर से, या फिर पहले क्या करो कि 90.6 का स्क्वायर ले लो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लिख लो चलो ताकि मुश्किल ना हो। 8208.236। मैं ये उन बच्चों को ध्यान में रख के कर रहा हूँ जिन बच्चों की मैथ भी कमज़ोर है, ठीक है, जो कि फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं लेकिन उनका मैथ नहीं है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। सभी देख लो ताकि समझ में आ जाए बात। इन दोनों को ऐड करके लिखो कितना आ रहा है और फिर स्क्वायर रूट ले लो। ये बिल्कुल स्पून फीडिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, बिल्कुल सब कुछ खुद करा रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों को खुद करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। अच्छा 998.9.2। अच्छा अब ज़रा कैलकुलेटर की मदद से कर लो, इधर आओ ज़रा, ये देखो 9989.2 तो आ रहा है 99.94। आप बोलोगे सर 100 आना चाहिए था, तो भाई 99.94 सेंटीमीटर इसीलिए आया क्योंकि आपने वैल्यूज़ में चीज़ें कम भी तो ली थी, या एंगल में जब एंगल रख रहे थे तो यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज़ कम ली थी, और एंगल यहाँ पे रखते हुए मैंने कुछ वैल्यू कम ली थी, क्योंकि हम सारी वैल्यू तो नहीं उतारेंगे ना कैलकुलेटर से, तो इसीलिए थोड़ा सा बिल्कुल 0.001 का फ़र्क आया है, सॉरी 5 का फ़र्क आया, तो ये बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। तो इसको आप लिख सकते हो एक्यूरेट 100 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये। इसको ऐसे कर लो कि बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब आ रहा है। और याद रखना जो भी बच्चा इस तरह करेगा, चाहे मैं चेक करने वाला हूँ या कोई भी और चेक करने वाला हो, वो आपको 10 आउट ऑफ 10 ही मार्क्स देगा,
क्योंकि उसे पता होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आप कैरी भी दोगे तो भी वो 100 बन जाना है आगे जाकर। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। देखो डायरेक्ट ऐसे, ये दबाओ 90.6 का स्क्वायर प्लस 42.2 का स्क्वायर, देख रहे हो वही चीज़ आ गई जो थी पहले। तो ये 2-3 स्टेप मैंने ज़्यादा करे, तो यहाँ ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आपने देखा हमने कितना लंबा जो है इसको वीडियो को लेके चले, आई थिंक पूरा 1 घंटा तो होने ही वाला है। अब अगर मैं ये नहीं करता, ये इतने से में इन्होंने ये न्यूमेरिकल कर डाला आपके लिए, सिर्फ इतने से स्टेप में मैं क्या कर सकता था कि मुझे ये सारे स्टेप्स तो बताने थे कि ये न्यूमेरिकल हुआ आखिर किस तरह से, हाउ डिड दे डू दिस न्यूमेरिकल फॉर यू। सो I told you everything and inshallah I am very hopeful you will be practice और फिर आप खुद सीखने की भी कोशिश कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक्सलेशन को पढ़ते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, वैसे मैंने तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में जाके लिखी हैं, एक एक कंपोनेंट भी लिख दिया न्यूमेरिकल, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ख़त्म। ये नहीं है न्यूमेरिकल का पार्ट, ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड होइएगा। देखो याद रखना आप लोग कि ये जितना भी सिस्टम चलता है ना, ये ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की वजह से चलता है। वो फ़ीस पे करते हैं तो हम ये टीचरों को पैसे देते हैं, हम ये बिल्स निकालते हैं अपने और ख़र्चे निकालते हैं, जिससे पूरा सिस्टम चलता है। यूट्यूब की इनकम से सिस्टम कभी भी नहीं चल सकता और ना ही चलाया जा सकता है। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा ताकि सिस्टम हम ऐसे ही आपके लिए आगे लेके चलते नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार ग्रुप में ऐड होइएगा, ग्रुप में ऐड होइएगा, क्योंकि महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।